अच्छा, अब ये दोबारा सुन लो। वो कहते हैं कैंडिडेट्स, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, वर नाइदर बी एबल टू बिल्ड एन आर्गुमेंट फॉर मल्टीपल एंगल्स नॉर सबस्टेंटेड इट विद फैक्ट्स। उनको वो फैक्ट्स के साथ प्रूव ही नहीं कर पाते, किनको? आर्गुमेंट्स को। यहाँ एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दो, ये किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है? ये इशारा कर रहा है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पर। स्टूडेंट्स के पास क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटीज ही नहीं होती। क्या मतलब? मतलब ये कि उनको जो किताब में या उन्होंने जो सुन लिया होता है वो सिर्फ एज इट इज उस तरह चलते हैं। उनको कह दिया जाए कि भाई इमरान खान बहुत अच्छे हैं, तो बस बहुत अच्छे ही हैं। जरदारी, एक जरदारी सब पे भारी, तो बस जरदारी, एक जरदारी सब पे भारी ही है। अगर उनको कह दिया जाए पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उन्होंने सोचना ही नहीं है कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ही डिफरेंट है। उन्होंने यही सोचना है कि भाई पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। दिस इज कॉल्ड बाइस्ड माइंडसेट, या दिस इज कॉल्ड सिंगल साइडेड अप्रोच। उनके अंदर आर्गुमेंट बिल्ड ही नहीं होते। जो वो एग्जामिनर हिट कर रहा है आपके पेपर में, वो देख रहा है कि वो कहते हैं कैंडिडेट्स के पास ये एबिलिटीज नहीं होती कि वो आर्गुमेंट्स बिल्ड कर सकें, वो ये माइंड से सोच सकें कि भाई एजुकेशन के फायदे तो हमने सुने में, एजुकेशन के नुकसान क्या होते हैं ये किसी ने नहीं सुना। ये कोई सोचता ही नहीं है कि भाई एजुकेशन के भी नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे आगे जाकर, अभी जरा देखते रहो। पहली चीज वो किस चीज पर बात कर रहे हैं? मल्टीपल एंगल्स पर नहीं सोच पाते, आर्गुमेंट्स बिल्डअप नहीं कर पाते, ठीक है, और उन्हीं के फैक्ट्स नहीं दे पाते। ठीक है, आगे। द आउटलाइन ऑफ द एसे वाज नॉट प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड। अब दूसरी बात कर रहे हैं। पहली बात की क्रिटिकल थिंकिंग पर, दूसरी वो बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर पे। आउटलाइन, इवन आउटलाइन का वो कहते हैं स्ट्रक्चर ही प्रॉपर नहीं होता। जो स्टूडेंट बनाते हैं वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर ही नहीं दे पाते। आप जरा खुद सोचो, पहली चीज वो बात कर रहा है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पर, नेक्स्ट उसका पॉइंट क्या आया है? स्ट्रक्चर पे। अब चलो यहीं तक रुको, अब हम चलते हैं अगली रिपोर्ट। 2000, इसको मैं रिमूव कर दूं, इफेक्ट्स रिमूव। अब हम जरा अगली स्टेटमेंट पर जाते हैं, 2017 की रिपोर्ट देखो। अब 2017 की रिपोर्ट में एग्जामिनर कह रहा है, दोबारा एग्जामिनर कह रहा है, द क्वालिटी एंड द लेवल ऑफ क्रिटिकल आर्गुमेंट। ये पिछली वाली बात आ गई जो पिछली हम बात करें। देखो, द क्वालिटी एंड द लेवल ऑफ क्रिटिकल आर्गुमेंट ऑन द होल वाज वेरी पुअर। अगेन उसका पॉइंट किस पर आ रहा है? क्रिटिकल थिंकिंग पर। याद रखिएगा, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की मैं अगर बात करूं, मैंने मिसाल आप लोगों को स्टार्टिंग में दी, मैंने कहा अगर इस साल 2022 में स्टूडेंट्स अपीयर्ड हो रहे हैं एमपीटी में 59,000, और 59,000 में से लेट्स सपोज पेपर में अपीयर्ड होते हैं 30,000, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो उनमें से क्या आप समझते हैं कि 5,000 भी स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होंगे कि जिनका इंग्लिश ग्रामर पे कमांड नहीं होगी? पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम की होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूँ 5,000 क्या 10,000 की हो सकती है। अगर 5,000 भी हम कंसिडर करें, तो आपका क्या ख्याल है कि उन 5,000 स्टूडेंट्स में से जिनकी ग्रामर भी सही होगी, जिनके पास लेट्स को नॉलेज भी होगा, वो वो क्यों फेल हो? ये फेलियर रेशो इतना ज्यादा क्यों है? तो आप एक चीज पर फोकस करो, वो बात कर रहा है क्रिटिकल थिंकिंग पर। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर अनएबल टू रियलाइज द फैक्ट्स इन अ डाइवर्सिफाइड एंगल्स। उनको जो बात कर दी जाती है बस वो उसी पर चल पड़ते हैं। ना उनके आर्गुमेंटेटिव बेस्ड प्रैक्टिस होती है, ना वो क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं अपने आइडियाज को, अपने माइंडसेट को। अल्टीमेटली होता ये है कि वो उन्हीं आइडियाज पर रहते हैं जो कि उनके माइंड में ऑलरेडी किसी ने या तो प्रीच कर दिए होते हैं, या फिर उन्होंने कहीं से किसी के नोट्स पढ़ लिए होते हैं, या बस इस साइड पर वो रहते हैं। ठीक है, अब आप दूसरी चीज, वो कहते हैं मोस्ट वरिंग एस्पेक्ट ऑफ एसेज वाज द रॉन्ग यूज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अब ये एक और एस्पेक्ट आ गया। वो कहते हैं जनाब एक और जो मसला है वो ये है कि ग्रामेटिकल एरर्स जो हैं,
इंग्लिश ग्रामर के एरर और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, इट मीन्स दैट अगर मैं कंक्लूड करूं, ये पॉइंट्स डॉट्स ना लगाओ बॉय, अगर अलाउ किया हो तो आईफोन वाले बॉय, तो नाम अपना रखा करें बी मैच्योर्ड। आप सब लोग मैच्योर्ड हैं और बी एक्ट लाइक अ मैच्योर्ड वन। ठीक है, ताकि बाकियों के लिए भी ईज हो, ना कि दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। ठीक है, और ग्रुप बनाने का पर्पस ही ये होता है कि कलेक्टिव एफर्ट हो, लेकिन उस कलेक्टिव एफर्ट में ये भी केयर किया करें कि कहीं आपसे कोई दूसरा बंदा डिस्टर्ब या तंग तो नहीं हो रहा। ठीक है, ये अपने आप को खुद मैच्योर करें। एजुकेशन का पर्पस यही है बेसिकली। एजुकेशन का कभी ये पर्पस नहीं है कि किसी को टीज करो, पिंच करो, किसी को प्राइवेटली जाकर इनबॉक्स में मैसेजेस करो और उसको तंग करो, या समहाउ अवॉइड इट फ्रॉम बोथ साइड्स। मैं एक साइड की बात नहीं कर रहा, फ्रॉम बोथ साइड्स, मेल एंड फीमेल, बोथ साइड्स। ठीक है, बी केयरफुल अबाउट दैट। चलो, कम टू द पॉइंट, टू अनदर थिंग। अगर हम इस पूरी समरी को, जितनी अभी हमने डिस्कशन देखी है या रिपोर्ट सीखी, अगर मैं एनालाइज करूँ ना एसए के फेलियर को, मैं तीन फंडामेंटल रीजन पे आऊंगा, तीन फंडामेंटल कॉजेस पर आऊंगा। मैं कहूंगा कि ये तीन फंडामेंटल्स हैं जिसके बिहाफ पर आप कह सकते हैं कि एसए की फेलियर हो। नंबर वन, अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही है ना, तो याद रखिएगा एग्जामिनर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता उस पेपर पर। उस पेपर पर वो कभी टाइम वेस्ट नहीं करता जिसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही होती हैं, बिकॉज ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मींस उसको ग्रामर का आइडिया ही नहीं है। और आप खुद बताओ, लेट्स सपोज आपको कमांड ही नहीं है, आपकी कमांड ही नहीं है स्पेनिश लैंग्वेज पर, आपको थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज आती है, तो आप खुद बताओ क्या आप स्पेनिश लैंग्वेज में अपने आइडियाज को सही तरह क्लैरिफाई कर पाओगे? नेवर, कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसकी रीजन सिंपल है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। इसी वजह से इंग्लिश में भी ग्रामेटिकल एरर्स या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को हाईलाइट किया जाता है या उसको बहुत ज्यादा नोटिस किया जाता है। जिन स्टूडेंट्स की ग्रामर के ऊपर कमांड नहीं है, दे मस्ट वर्क ऑन इट, अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज नो ऑप्शन। ये आपके टाइम वेस्ट करेंगे, मैं आपको वेरी फ्रैंकली टू से बताऊं, आप लोग टाइम भी वेस्ट करेंगे, एनर्जी भी वेस्ट करेंगे, और अपना डीमोरलाइज भी होंगे। आखिर में ये ना हो कि 12 पेपर देने के बाद आपको ये पता ना हो कि भाई एस का इस्तेमाल कहाँ होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मिसाल दी है, तो पहला काम ये करें, पहला काम इंग्लिश ग्रामर पर वर्क करें। हाँ, जिनकी इंग्लिश ग्रामर पर कमांड है, इफेक्टिव वर्क हो चुका है, दे मस्ट फोकस ऑन सेकंड एंड थर्ड पॉइंट। सेकंड एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि स्टूडेंट्स को यही आइडिया नहीं होता कि भाई एसए का भी कोई स्ट्रक्चर होता है। देखो, मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ। इंसान सारे, सब लोग खाते पीते हैं, सबका जिस्म है, सबकी आंखें हैं, सबके बाल हैं, सब कुछ है। ऐसा क्या मसला है कि कुछ लोग बहुत प्यारे लग रहे होते हैं और कुछ लोग बड़े अजीब से लग रहे होते हैं उसी ड्रेस से। अगर मैं दो सूट उठाऊं, एक सूट किसी एक बंदे को दूं और दूसरा सूट किसी दूसरे बंदे को पहना दूं, दोनों सेम सूट हों, तो एक बंदा प्यारा लग रहा होगा, दूसरा बंदा प्यारा नहीं लग रहा। ये क्या रीजन क्या है? उसकी बेसिक आप समझोगे ना, तो आप ये देखोगे कि अगर बंदे ने अपनी बॉडी पर या अपने स्ट्रक्चर पे वर्क किया होगा तो वो प्यारा लगेगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे भी एक फॉर्मेट है, एक पूरा स्ट्रक्चर है। कितना हमने, कितनी लंबी आउटलाइन लिखनी है, कितना हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कितनी उसकी लेंथ होनी चाहिए, कितने सेंटेंसेस पर बेस करना चाहिए, और वो बेस के बाद हमें पैराग्राफ को किस तरह स्टार्ट करना चाहिए, कितने पैराग्राफ बनाने चाहिए, पर पैराग्राफ का साइज कितना होना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स आर मैथमेटिकली कैलकुलेटेड। और जिन स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, याद रखिएगा, नंबर चांसेस कम हो जाते हैं नंबर आने के, नंबर फेलियर रेशियो बढ़ जाती है। फेलियर इन सेंस ऑफ, मैं ये कहूँ कि आप मैक्सिमम मार्क्स की तरफ नहीं जा सकते। हाँ, ये है कि अगर आइडियाज बहुत अच्छे हैं, ग्रामर को बहुत अच्छी कमांड है, तो आपको वो लिवरेज देकर पास कर देता है। ठीक है, बट मेक श्योर दैट स्ट्रक्चर का आइडिया होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एट ऑल। आई विल शेयर माई मिस्टेक्स एज वेल। जो मेरे से गलतियां हुई थी वो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग उन गलतियों से लर्न करें और वो गलतियां आप लोग रिपीट ना करें। ठीक है,
एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट ऑल, जिसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं कि शायद एससी का जो क्रक्स है, मैं इन अदर वर्ड्स कहूँ क्रक्स कहूँ, या मेन थीम ऑफ द एसे जो है ना, वो आपके बेसिकली आइडियाज पर बेस कर रहे होते हैं। लोगों के पास डाइवर्सिफाइड आइडियाज ही नहीं होते, सो देयर फॉर दे फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस एट वेल। और उसकी वजह से वो क्या करते हैं, उनसे लेट्स सपोज मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जो मैंने कॉमन मिस्टेक्स नोटिस की हैं स्टूडेंट्स की ड्यूरिंग चेकिंग इन किप्स इन SSA in Panacea and different institutes as well. वो ये कि majority of the students से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि आपसे पूछा जाए कि ये बताएं आप क्या खाना पसंद करें, तो आप जवाब तो ये होना चाहिए ना कि हाँ ऐसे करें, चावल बना लेते हैं या कुछ डिश बना लेते हैं, इस तरह का जवाब होना चाहिए। आप मुझे जवाब देने लग जाओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या खाना चाहिए, आप मुझे बताने लग जाओ कि खाने के फायदे क्या हैं, और अगर हम सुबह उठ के खाना खाएंगे तो उसके क्या फायदे हैं, और रात को खाना खाएंगे तो उसके क्या क्या फायदे। अब आप खुद मुझे बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि खाना क्या खाना चाह रहे हैं, क्या खाना चाहिए या क्या खाने के अमूड है, आप मुझे कह रहे हो कि खाने के फायदे। तो भाई आप खुद बताओ, मैं बीइंग एज एन चेकर या मैं बीइंग एज एन पर्सन, मैं आपकी तरफ इंटेंशन में कहूंगा नहीं पागल है ये तो अजीब बंदा है, इससे पूछा क्या जा रहा है और जवाब क्या दे रहा है। तो मेक श्योर दैट यही मिस्टेक मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं पेपर में। इररेलीवेंट, इररेलीवेंट कब जाते हैं, जब उनके पास क्वालिटी ऑफ आइडियाज नहीं होते, या तो पहली रीजन। दूसरी रीजन ये होती है वो अपने आप को ज्यादा यूं समझ लो इंप्रेसिव समझने लग जाते हैं, या अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, और अल्टीमेटली वो कहते हैं हमें हमें पहले एग्जामिनर को ये भी बता देना चाहिए, हमें एग्जामिनर को ये भी बताना चाहिए कि जनाब अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उसको पता होना चाहिए मार्स पर ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं है। अब इस तरह की जब इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालने की कोशिश करते हैं तो याद रखिएगा मेजॉरिटी ऑफ द फेलियर, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फेल होते हैं उन्हीं पॉइंट्स पर। सो कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट इज दैट तीन फंडामेंटल रीजंस हैं एसए में फेलियर की, और तीन फंडामेंटल रीजन में नंबर वन आपकी होती है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, नंबर टू आपको मैं कह सकता हूं कि स्ट्रक्चर ऑफ द एसे, या स्ट्रक्चर आप लोगों को आइडिया नहीं होता, एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट लैक ऑफ आइडियाज। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कितनी स्ट्रांग है या ग्रामर कितनी स्ट्रांग है। नाउ कम टू द पॉइंट, वेरी फर्स्ट सेंटेंस हमने लिखा, हमने कहा हाउ वाटर लेवल इंप्रूव्स। इसके अंदर जरा मुझे गलती तो बता दें, आप लोग मैसेज में लिखकर ना यही टाइप करके मुझे जरा जल्दी से बताओ इसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक है क्या, क्विकली एनीवन। पहला सेंटेंस हाउ वाटर लेवल इंप्रूव्स में क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है। हाउ डज वाटर लेवल इंप्रूव, ओके। मैं अगर मैं आपको बात कर दूं, फॉर एग्जांपल आपने डज नहीं लगाना, अब गलती निकालो। डज इज वेरी सिंपल, डज नहीं लगाना जी, अब गलती निकालो। हाउ वाटर लेवल इम्प्रूव, ओके, हाउ के बाद कौन आते हैं, ओके, और हाउ वाटर लेवल्स इम्प्रूव, ओके। वाटर के लेवल्स होते हैं डिफरेंट, मुझे ये बताएं जो नंबर लिखा हुआ है 650, वाटर के लेवल कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल अबव लेवल, बिलो लेवल, इस तरह। मैं एक ही लेवल की बात कर रहा था, हाउ वाटर लेवल इम्प्रूव्स, जिक्रिया how water level is improved, how does water level, does का तो इस्तेमाल ही नहीं करना मुझे, so how does the water level improve, again question mark। now come to the point, इसमें
सिर्फ और सिर्फ जो मिस्टेक थी ना, वो मिस्टेक थी क्वेश्चन मार्क। यहाँ आपको सिंपल क्वेश्चन मार्क को खत्म कर देना और इसकी जगह पर आ जाना था फुल स्टॉप। दैट इज द मेजर मिस्टेक। बस इसके अलावा थी ही नहीं कोई मिस्टेक। जिन स्टूडेंट ने लिखा है ना हाउ वाटर लेवल इम्प्रूव्स के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाया, दैट इज अनदर मिस्टेक एज वेल। ठीक है, हाउ वाटर लेवल कैन बी, नहीं नहीं वो आप टेंस किया जा सकता है, उस टेंस को चेंज ही नहीं करना ना, आप इसी टेंस में रहेंगे और इसी फॉर्मेट में रहेंगे। तो याद रखिएगा। अब यहाँ से थोड़ी सी एक चीज समझ लो, ग्रामेटिकल अगर आप समझते हो वर्क की जरूरत है तो अहेड, वर्क ऑन इट। नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन एज वेल। बताओ भाई, he as well as I am happy। मैं आप तुमको यहाँ लिख के बता दूं। देखो, हाउ वाटर लेवल इम्प्रूव्स के बाद सिंपल फुल स्टॉप आना था, दैट वाज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सेंटेंस। मैं आपको लिखकर मैसेज कर देता हूँ। हाउ वाटर लेवल improves, full stop, that is the correct answer of it। okay, now come to the second question। second question क्या कहता है? He as well as I am happy। Find out the mistake quickly, quickly find out the mistake। बाकी लोग I कैपिटल होना चाहिए। ओके नौशीन, he as well as I am happy। अब्दुल रहमान, ओके, I is happy। तहरीम, ओके, वेरी गुड एट ऑल। मेजॉरिटी कहूँ तो भी सही है। ही इज हैप्पी एज वेल एज आई एम। इरफान, ठीक है ये भी सही है, लेकिन इसको इसी तरह ही रखना चाहिए था, आई एम हैप्पी एज वेल एज ही। नहीं, तो ये देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है ना यहाँ जो समझने की जरूरत है, एज वेल एज का जब भी इस्तेमाल होगा याद रखिएगा, हमने इससे पहले फर्स्ट वर्ड होगा सिद्रा, वेरी गुड, याद रखिएगा, हमने इससे पहले जो सब्जेक्ट आया होगा हमने उसको फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ही का इस्तेमाल है, तो याद रखिएगा हमें इस सब्जेक्ट को देखते हुए हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो ही जब आता है तो हम क्या लगाते हैं, इज का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा एज वेल एज का इस्तेमाल हो, ऑफ का इस्तेमाल हो, अलोंग विथ हो, इस तरह के जो भी जुमले आपको नजर आएंगे सब्जेक्ट की फौरन बाद, तो हमने पहला काम ये करना है सब्जेक्ट को नोटिस करना है कौन सा सब्जेक्ट है वो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है तो हमने उसके हिसाब से उसका हेल्पिंग वर्ब लगाना है। सो नाउ द पॉइंट इज दैट ही एज वेल एज आई, एज वेल एज आई इज हैप्पी आना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, मेजॉरिटी का सही है ये जवाब। ठीक है, नाउ कम टू अनदर स्मॉल वेरी सिंपल ग्रामेटिकल मिस्टेक। थर्ड वन, मुझे जल्दी से बताओ थर्ड का, मैं सेकंड का भी लिख देता हूँ। ही एज वेल एज आई इज हैप्पी, बट से पहले कॉमा आएगा। ओके सिद्रा, और he speaks not only but also enjoy। everyone, everyone, अच्छा और ट्राई करो बाकी लोग। ट्राई करो, ट्राई करने में क्या हर्ज है। गो अहेड, ट्राई इट अगेन। he not only speaks but also enjoys। okay, speaks but also enjoys। okay, बाकी लोग। he does not speak but also, very good, Zikriya, uh, Mariam and Habib and many others as well। याद रखो ये सही किया आप लोगों ने। he not only speaks but also enjoys।
एस का इस्तेमाल होना चाहिए था, बस, नथिंग नथिंग मोर। याद रखिएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो एक कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन कब आता है? जब जहां आप देखोगे नॉट ओनली का इस्तेमाल, वहां आपको हमेशा ऑलमोस्ट नजर आएगा बट ऑल्सो। सो याद रखिएगा, नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब आई है, और तो याद रखिएगा बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब ही आएगी। ये तो बात क्लियर होगी। अब दूसरी चीज देखो कि दोनों तो वर्ब्स हैं, स्पीक और जो है स्पीक और एंजॉयज, दोनों तो वर्ब हैं। बट याद रखो कि पहला हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सब्जेक्ट तो ही है, मीन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो याद रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से ही हमने क्या करना है, एस का इस्तेमाल करते हैं। ही का ही आ जाए तो हम क्या करते हैं, एस के ईएस का इस्तेमाल करते हैं ना। तो याद रखिएगा, स्पीक के साथ एस का इस्तेमाल हुआ, और इंजॉय के साथ एस का इस्तेमाल होता है, इंजॉयज हो जाएगा। डन? यहाँ तक पॉइंट समझ आया है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो रही हो, किसी के माइंड में अभी तक कोई सवाल, क्विकली पूछो जरा। आई हैव अ क्वेश्चन। ओके, sure. Uh, Raise your hand. I will give you the leverage to ask the question. Quickly. A question लिख कर लें, no problem at all. क्विकली मरियम एंड बाकी लोग, किसी और के माइंड में कोई सवाल है? क्विकली पूछ लो भाई, वरना हम आगे चलें। सर, how we can improve English best? Can you please unmute? हैंड रेज करो, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। ओके, अनम्यूट। Yes, I give you the leverage of unmute. अपनी साइड से अनम्यूट करें। मैं आपको सब बोला हूँ, चलें अब कर सकते हैं, आप देखें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यस। अच्छा सर, मुझे पहले वाले को बताइएगा कि जिसमें हाउ वाटर लेवल इम्प्रूव्स में क्यों क्वेश्चन मार्क नहीं आया? क्वेश्चन मार्क इसलिए नहीं आया बिकॉज आपका हम इंटेरोगेटिव में सेंटेंस नहीं ले जा रहे, ठीक है? अगर हम इंटेरोगेटिव में ले जाएं, या यूं समझें डब्ल्यू एच फैमिली से मुराद ये होता है व्हाई, हाउ, व्हाट, इनसे जो स्टार्ट हो रहे थे इनको हम कहते हैं डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली से पहले, सॉरी, डब्ल्यू एच फैमिली के बाद जो पोर्शन आए, अगर वो सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेट में होगा, मीन सिंपल सादा सेंटेंस होगा, तो हम उसके साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं लगाएंगे, ठीक है? और अगर डब्ल्यू एच फैमिली का इस्तेमाल हो और उसके बाद वाला जो पोर्शन हो वो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेट में हो, तो याद रखिएगा हम उसके साथ क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? सो ये दिस इज द बेसिक जो समझ लो ग्रामर की लॉज हैं जिसमें ये इलेबरेट होता है। और आप लोग क्या करते हैं, अब आप यहीं से समझ लें कि आप लोग क्या करते हो, जब आउटलाइन बना रहे होते हो तो आप इसी तरह की आउटलाइन में भी मिस्टेक कर देते हो। और वो कौन सी मिस्टेक करते हो? मार्कर्स के साथ, बड़ी बड़ी मार्कर के साथ मेन हेडिंग बनाते हुए इस तरह की फंडामेंटल मिस्टेक्स करते हैं, और अल्टीमेटली एग्जामिनर वहीं से कैप्चर करता है और आपके नंबर डिडक्ट करते हैं, स्टार्ट कर देता है, ठीक है? चले, एनी अदर वन सर जिसके माइंड में क्वेश्चन हो? सर हस्टैन बोल रहा हूँ सर। इसमें एक और क्वेश्चन आ रहा है कि हमने जो सेकंड वन है उसमें कहा कि जनाब जी ही एज वेल एज आई इज। अब जो यहाँ पर आई है, आई को हमने कैपिटल में लिखना है कि जो इसमें यानी कि नॉन कैपिटल जो वर्ड है उसको ऐसे यूज कर सकते हैं? याद रखिएगा, आई को कैपिटल में ही लिखा जा सकता है, और सिंगल आई हमेशा कैपिटल में ही रहेगा, या इसको हम समटाइम्स खाली स्मॉल आई में नहीं लिखते, ठीक है? ये तो चलो लैपटॉप में लिखा गया, दैट इज इग्नोरेबल, बट इन जनरल हम जब भी आई का इस्तेमाल करते हैं तो वो कैपिटल में ही होता है। डन? ओके सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। यस, तहरीन।
अनम्यूट आप खुद कर सकते हैं। तहरीम, सर डब्ल्यूएच फैमिली अगर एज ए कंजंक्शन यूज हो तब उसके बाद क्वेश्चन मार्क नहीं आता। बिल्कुल सही है। कंजंक्शन देखो याद रखिएगा, अगर डब्ल्यूएच फैमिली से स्टार्ट हुआ हुआ ये सेंटेंस कोई आपके मिडल ऑफ द सेंटेंस मींस दो क्लॉजेस की फॉर्मेट में आ जाए तो हम उसके अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते ही नहीं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कहते हैं तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ, डजंट मैटर एट ऑल। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ लिखता हूँ, मैं कहता हूँ असलम हु इज नहीं कोई और सेंटेंस बताओ, असलम एंड अकरम नहीं cricket, but समाने अनम्यूट ना करें, म्यूट रखिएगा आप लोग। अच्छा, what is their role? Find out the mistake. इसमें जरा गलती निकालो। ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, मैंने लिखा है अकरम एंड असलम आर प्लेइंग क्रिकेट, बट इसके बाद चलो जी मैं कॉमा डाल देता हूँ, ये कॉमा भी आ गया, बट व्हाट इज देयर रोल, इसमें क्या मिस्टेक है? क्विकली बताओ। सर इसमें देयर रूल्स में है वर्ड यानी कि ROLES आएगा। रोल्स नहीं है कहता, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल एक वो ग्रुप में फॉर्मेट में करें तो एक रोल प्ले कर रहे हैं, कोई भी प्ले की स्पेलिंग PLAY ठीक है जी। और what are their rules? रोल्स, आपने ये तो बात किया दोनों के अलग अलग रोल्स के ऊपर बात करती ना, मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल उन्होंने एक ही परफॉर्मेंस देनी और मिल के देनी, एक रोल है, देन फॉर व्हाट? द मेजर मिस्टेक इज दैट, सुनो भाई, डोंट थिंक सो एनी मिस्टेक। चलो अब देखो जरा मिस्टेक क्या है। मिस्टेक ये है कि ये देखो मैं इसके अंदर दोबारा लिखता हूँ, मिस्टेक ये है कि अकरम असलम कल सुनो करने को म्यूट रखें भाई तेरा हाँ आप लोग, फिर मैं वो ऑप्शन ही बंद कर दूंगा आप लोगों का जो आप लोगों को अलाउ किया हुआ है, रोल नॉट रूल। नो 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 रफिया, ये देखो मिस्टेक क्या हो गया, असलम एंड अकरम आर प्लेइंग क्रिकेट, but their role is ही आना था बस, वो भाई याद रखना। अच्छा फिर फुल स्टॉप आना था, क्वेश्चन मार्क भी नहीं आना था। याद रखिएगा डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस के अंदर आ जाए, मीन सेंटेंस एक सेंटेंस चल रहा हो और उसी का दूसरा पार्ट या क्लॉज कंजंक्शन के बाद दूसरी चीज आ जाए, तो याद रखिएगा हमने उसको सिंपल फॉर्मेट में लिखा, और जो उस टाइम में उसको क्वेश्चन मार्क बना देते हैं वो अलग ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं। ये मेरी बातों पर क्या यकीन करो, आप जाकर ना नेट से देखा करो, रेनन मार्टिन की बुक उठा लो आप, कोई भी इंटरनेशनल ऑथर देख लो, या इवन कोई क्वालिफाइड टीचर है उनसे कंसल्ट करो, ठीक है, एंड यू विल बी रियलाइज दैट कि आप लोगों की कहाँ फंडामेंटल मिस्टेक्स हो रही हैं। और ये जो फंडामेंटल मिस्टेक्स हैं, ये बेसिक हम लोग जो फोकस करते हैं, हमारा टारगेट होता है कौन सी इंग्लिश पर, ब्रिटिश इंग्लिश पर, और ब्रिटिश इंग्लिश में ये फंडामेंटल मिस्टेक्स हो रही होती हैं स्टूडेंट्स की। सो मेक श्योर दैट try to avoid such type of mistakes as much as you can,
और उसके बाद आप लोग जाकर इफेक्टिवली वर्क कर सकते हैं। डन? यहां तक बात समझ आ गई? ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की एरर समझ आई आप सबको? क्विकली बताओ भाई, समझ आया है कुछ? थोड़ा बहुत समझ आ गया, थोड़ा बहुत। बाकी ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। बाकी विद द पैस ऑफ टाइम गेम समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। चलो, दैट्स अ गुड वन, दैट्स अ गुड वन। चलो अब हम जरा चलते हैं आगे। आगे इसलिए चलते हैं कि हमें आगे भी तो पता चले ना कि क्या हो रहा है। नाउ कम टू द पॉइंट। एक मिनट, एक- चलो, अब एक और चीज पर डिस्कस करने से पहले, थीसिस स्टेटमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ द एसे, हम इसके ऊपर डिस्कस करने पर से पहले मैं सर सेशन में ग्रामर का भी गाइड करते रहेंगे। इकरा, सच बताऊं तो मैंने पिछले सेशन में जब कंडीशन देखी थी ग्रामर की, तो एडिशनली आई गिव देम 2 फंडामेंटल लेक्चर्स या 2 बेसिक लेक्चर्स मैंने दिए थे उनको इंग्लिश ग्रामर पर। और अगर आप लोगों की भी डिजायर होगी, इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो कि आप लोगों की कमांड कितनी है ग्रामर पर। अगर आप लोगों की डिमांड होगी देन आई विल आल्सो गिव यू द 2 to 3 लेक्चर्स, या ज्यादा देखेंगे तो फिर अगर बहुत ज्यादा जरूरी हुई तो फिर हम सेपरेटली उसको लेकर चलेंगे। देखते हैं क्या क्या सिनेरियो बिल्डअप होता है हमें। ओके, वकास वकार, इट मींस ग्रामर की मिस्टेक्स हैं मेजॉरिटी की। चलें, अल्लाह खैर करेगा। लेट मी चेक कि आप लोगों का क्या किस तरह का इफेक्टिव रिस्पॉन्स है, एंड देन आई विल डिसाइड इट व्हाट शुड आई डू। ठीक है, चलो स्ट्रक्चर ऑफ द एसे को स्टार्ट करने से पहले आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू अगेन द लिंक ऑफ दैट क्लास। आप लोग रीज्वाइन करो। रीज्वाइन करने के बाद हम इसके ऊपर आते हैं कि क्या थीसिस स्टेटमेंट की कौन सी जगह होती है भाई, क्या चीज है थीसिस स्टेटमेंट, क्यों इसको इतना बड़ा हवा बना लिया, और क्यों, कौन कौन सी फंडामेंटल बेस है इसको अटेम्प्ट करने के या लिखने के। ये भी स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। ठीक है, चलो मैं लिंक शेयर करता हूँ, रीज्वाइन इट एंड देन फिर हम इसके ऊपर कप लगाते हैं इफेक्टिव। परचेज पर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, हमारे इस टाइम में जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि जनाब स्ट्रक्चर ऑफ द एसे कितना इंपॉर्टेंट है। हम अगर ये बात कर रही होती है तो हमें एक चीज ये बड़ी ड्राई जाती है, बताई जाती है कि जनाब इस स्टेटमेंट जो है ना, वो जी आपके पूरे एसे का क्रक्स होता है। और अगर थीसिस स्टेटमेंट फेल तो एसे फेल। और थीसिस स्टेटमेंट हमेशा आपने जी पहले फ्रंट पे लिखनी है ताकि एग्जामिनर वो पढ़ता जाए और इम्प्रेस होकर अ, खड़े होकर छल छैया छैया गाना गाने लगे। कोई ऐसी काम नहीं होता, कोई भी ऐसा काम नहीं होता। याद रखिएगा, याद रखिएगा, थीसिस स्टेटमेंट की एक्चुअल जो प्लेस होती है ना, जो लिखने की जगह होती है, वो स्टार्टिंग ऑफ द ऐसे होती है। ये आप मुझे ना पढ़ो, आप ना इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड एसए के स्ट्रक्चर पढ़ो, और उसमें जाकर आप देखो कि एसए की थीसिस स्टेटमेंट की एग्जैक्ट प्लेस क्या है। आप लोग देखोगे कि थीसिस स्टेटमेंट की एग्जैक्ट प्लेस जो है ना, वो है इंट्रोडक्शन के लास्ट में, इंट्रोडक्शन के लास्ट में, या फिर कंक्लूजन के स्टार्ट में। कंक्लूजन हम कहाँ लिख रहे होते हैं? आखिरी पैराग्राफ, एसे का लास्ट पैराग्राफ होता है कंक्लूजन। उसका जो स्टार्ट होता है ना, उसको हम कह रहे होते हैं कंक्लूजन के स्टार्ट में होती है। या हमारा जो इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, हमारा जो इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन आ जाता है, उस इंट्रोडक्शन के, उस इंट्रोडक्शन के बिल्कुल जो आखिरी लाइन होती है, दैट इज अवर थीसिस स्टेटमेंट। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सर इसमें थोड़ी सी ये वाली क्लैरिटी दे दें कि थीसिस स्टेटमेंट से मुराद क्या है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें, आफ्टर दैट इसको थोड़ा सा कंसर्न कर लेंगे।
जी सॉरी, रियली सॉरी फॉर दैट, वो अचानक म्यूट करना पड़ गया था। ठीक है, अब मुझे बताएं क्या सवाल, किसका सवाल था, क्विकली बताओ। सर आपका क्वेश्चन था, मैं हसनैन बोल रहा हूँ सर। मेरा था कि ना ये आपने थीसिस स्टेटमेंट की प्लेस का कहा है कि ये होनी कहाँ चाहिए। थोड़ा सा इससे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस थीसिस स्टेटमेंट, इससे मुराद क्या है? श्योर। थीसिस स्टेटमेंट एक्चुअली होती है क्रक्स ऑफ द एसे। क्रक्स ऑफ द एसे से मुराद ये है, हम समरी नहीं कहते, जिसको हम कहते हैं इन अदर वर्ड्स समरी ऑफ द स्टोरी। क्या है समरी ऑफ द स्टोरी? ये है कि जनाब फॉर एग्जांपल एक आप मिसाल सुनते हो कि एक खरगोश दौड़ रहा था और एक कछुआ दौड़ रहा था। कछुआ स्लो स्लो चलता रहा, खरगोश तेज दौड़ कर रुक गया, उसने किया। अब भी इसकी समरी क्या है, ये क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है कि कंसिस्टेंसी मेक्स सक्सेस। सिंपल, हम ये कहते हैं ना, जो कॉन्टिन्यूस काम करता रहता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, चाहे वो स्लो करे या फास्ट करे, लेकिन कंसिस्टेंसी जो होती है वो सक्सेस होती है। अब ये क्रक्स है। और थीसिस स्टेटमेंट इन अदर वर्ड्स आपके एसे का क्रक्स होता है, या इन अदर वर्ड्स कहूं समरी ऑफ द योर एसे होती है। डन? ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब ये थीसिस स्टेटमेंट की समझ आ गई। अब जरा एक बात समझो। अब वो चीज, वो लोग जो ये समझते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट को एसे के स्टार्ट में लिखना चाहिए, मैं इसमें कहीं भी ना इस सेंस में बात कर रहा हूँ कि टीचर्स बाकी गलत हैं और जो थीसिस स्टेटमेंट पहले लिखते हैं वो हमेशा पे, नेवर, कोई इस तरह का मैं कभी नहीं कह रहा। द पॉइंट इज दैट जो ऑफिशियल प्लेस है थीसिस स्टेटमेंट की, आपको वहां यूटिलाइज करना चाहिए। और वो क्यों लिखना चाहिए वहां, उसकी रीजन थोड़ी सी समझो। रीजन ये है, कॉमन रीजन ये है, देखो आप जाते हो किसी आंटी के घर, किसी फूफो के घर, किसी दोस्त के घर मिलने जाते हो जी। आप आंटी के घर जाते हो और आप लोग अभी गेट पर होते हो और बैल देते हो, तो उनकी मासी या उनके घर वाले से कोई एक बंदा आता है, वो दरवाजा खोलता ही है कि आप लोग अभी एंटर होने लगते हो, गेट के अंदर से एंटर होने लगते हो, गेट उसमें घर में ना, अभी वो दरवाजा खोलता ही है, आगे वो क्या कहता है कि आंटी तो घर पे ही है। तो मुझे आप बताओ, क्या आप एंटर होगे, अंदर जाकर बैठोगे? आप कहोगे ना जिनसे मिलने आए थे वो तो है ही नहीं, तो आप मुझे फिर वापस मूव करना चाहिए, आप लोग वहीं से मूव कर जाओगे। तो सेम केस इज हियर। ऐसे में आप लोग क्या करते हो कि पहली स्टार्टिंग ही आप लोग थीसिस स्टेटमेंट लिख देते हो। अच्छा, अब एग्जामिनर स्टार्ट करता है ऐसे पढ़ना, पढ़ने के अभी पहली लाइन पे ही आता है थीसिस स्टेटमेंट पढ़ता है और कहता है कि जनाब ये तो थीसिस स्टेटमेंट इसकी, फॉर एग्जांपल थीसिस स्टेटमेंट उसको वो कहते हैं सेटिस्फाई नहीं है या गलत लिखी है। मुझे एक बात बताओ, क्या वो आगे चेक करेगा? वो आगे चेक इसी नीयत से, अगर किया भी सही तो वो इस नीयत से करेगा ये तो पहली चीज ही कॉन्सेप्ट ही गलत है। दूसरी बात, वो वहीं से मूव कर जाएगा, कहेगा इसका कॉन्सेप्ट ही सही नहीं। तो मेक श्योर दैट उसको वो चांस क्यों दे रहे हो, उसको वो ऑप्शन क्यों दे रहे हो, अपने हाथ से बनाकर ऑप्शन क्यों दे रहे हो कि भाई मुझे मारो? कॉमन सेंस है ना। आप लोग ये क्यों फंडामेंटल इस तरह की मिस्टेक कर रहे हो कि अगला बंदा आपको उस नहज पर लाकर ही खत्म कर दे स्टार्टिंग में ही, ऑल्दो आपने बाद में इतनी अच्छी अच्छी चीजें लिखी हो और इतने अच्छे अच्छे आइडियाज लिखे हो, वो वहां तक पहुंचे ही ना। तो आप एटलीस्ट ये तो उसको लिबरी दो, या खुद अपने आप को लिबरी दो कि भाई वो आपकी आउटलाइन चेक करे, आउटलाइन चेक करने के बाद इंट्रोडक्शन पढ़े और इंट्रोडक्शन के लास्ट में जाकर लिखो, ताकि वहां तक पहुंचते हुए उसको एटलीस्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पहुंचते पहुंचते कुछ ना कुछ तो सेटिस्फाई होगा। और जब वो इंट्रोडक्शन पढ़ना स्टार्ट होगा शायद वो और ज्यादा इंप्रेस हो जाए। आखिर में आकर फॉर एग्जाम्पल उसको कहते हैं कि इसको थीसिस स्टेटमेंट सही नहीं लिखी हुई या इसको अच्छे तरीके से लिखा जा सकता था, वहां तक पहुंचते पहुंचते वो सेटिस्फाई हो जाए। तो व्हाई शुड यू आर गोइंग टू किल योरसेल्फ? इन अदर वर्ड्स, always try to avoid such type of blunders. Again I said, these are the fundamental blunders. Try to avoid it again and again, ठीक है? ताकि आप लोग देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें एग्जामिनर जो बैठा हुआ है ना, चेकर, वो इस नीयत से बैठा हुआ है मैंने फेल कर, ये याद रखना।
वो उस इसी नीयत से बैठा हुआ मैंने मैक्सिमम फेल कर दिया, बिकॉज दिस इज अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है। मेरी वीडियो ऑडियो ब्रेक हो रही है? आप सबके साथ ये हो रहा है? मुझे क्विकली बताओ, क्लियर है? बाकी लोगों को भी इशू आ रहा है? ठीक है, इट्स क्लियर। काइंडली आप अपनी साइट से चेक कर लें, उधर से काइंडली अपनी साइट से चेक कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। अच्छा चलें, नाउ ये बात समझ आई? मुझे ये बताओ, ये वाला थीसिस स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आया कि क्या कहना चाह रहा हूँ, ये किस तरह की थीसिस स्टेटमेंट होनी चाहिए? या सॉरी, अभी तो हमने ये बात ही नहीं की ना, थीसिस स्टेटमेंट किस किस्म की होनी चाहिए। हमने ये बात की कि उसको कहाँ प्लेस करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट समझ आया है फंडामेंटल? क्विकली बताओ। गॉट इट। चलो, दैट्स अ गुड वन। कीप इट अप इन योर माइंड, सच टाइप ऑफ थिंग्स, सच टाइप ऑफ ब्लंडर्स जो कि मेजॉरिटी कर रही होती है। ठीक है, उस इस किस्म के ब्लंडर से बचो, ताकि एग्जामिनर के पास या आपके अपने पास इस तरह का लिवरेज हो कि अब वो एग्जामिनर आपको मैक्सिमम मार्क्स दे सके। मैक्सिमम देखो, याद रखिएगा, मेरी तो एक स्ट्रेटेजी, सिंपल स्ट्रेटेजी मेरी, क्या हर उस बंदे की जो मैक्सिमम नंबर गेन कर रहा होता है। आई थिंक रही ऐसे स्टेटमेंट को लास्ट में एसएल लास्ट में आई थिंक रहेगी। समझा नहीं हूँ, थोड़ा सा मुझे बताओ। आप कह रहे हो कंक्लूजन में लिखा जाए? मुझे थोड़ी सी ऐसा बात बताएं। अच्छा, कंक्लूजन। देखो मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हो लास्ट में लिखी जाए, ये याद रखो, आप कोई स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हो, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप कोई स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हो, वो आपको क्या, इवन इन अदर वर्ड्स देखो, आप कोई मूवी देखना स्टार्ट करते हो, आप मूवी देखने बैठे हो, और फॉर एग्जांपल इंडियन मूवी है या किसी इंग्लिश मूवी, और एक बंदा आपके साथ बैठा हुआ कह देता है कि जनाब ये वाला बंदा मर जाएगा आगे, और इसके साथ ये होगा। आप मुझे बताओ, आप मूवी देखोगे, आप खुद कहोगे यार ये क्या फजूल, मेरा मूड सारा, अभी तो सस्पेंस जनरेट हो रहा था, आपने सारा मूड ही खराब कर दिया। आगे जो मर्जी होना था, कैसे मरना था, वो दैट इज समथिंग एल्स। आपने मेरे दिमाग में ये बात डाल दी। वो तो पॉइंट इज दैट, कोशिश किया करो थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन के लास्ट में लिखो या कंक्लूजन के स्टार्ट में लिखो। इसको स्टार्ट में बिल्कुल बिगिनिंग से लिखने से अवॉइड करो। ठीक है, ये फंडामेंटल मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट समझ लो, या जो भी आप समझो। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप लोग जो बेहतर समझते हो वो करो, नो डाउट, बट कोशिश करो इस तरह के मिसलेनियस मिस्टेक से बचो, ताकि एग्जामिनर के पास वो लिवरेज ना मिले कि वो आप लोगों को फेल कर सके। बस मेरा कहने का मकसद ये है, आप लोग अपनी मर्जी से एग्जामिनर को चलाओ, ना कि एग्जामिनर आपको चलाए। बस कहने का मकसद ये है। और वो कैसे होगा, विद द बेस्ट ऑफ टाइम जब हम डिस्कशन करेंगे, हमें गाइड यू कि किस किस तरह आप लोगों ने क्या क्या चीजें फोकस करनी होती है, आउटलाइन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और किस किस चीज पर फोकस करना होता है, ताकि एग्जामिनर जो आप दिखाना चाहते हो, जो आप बताना चाहते हो, वो देखिए, बाकी चीजें इग्नोर करें। इस पॉइंट जिक्रिया मैंने कहा है कि आपका थीसिस स्टेटमेंट जो होती है वो आप लोग कोशिश किया करेंगे इंट्रोडक्शन के लास्ट में, या थीसिस कंक्लूजन के स्टार्ट में रखनी है। इन थीसिस स्टेटमेंट को ऐसे के बिल्कुल स्टार्ट में नहीं लिखना। बिल्कुल स्टार्ट का मतलब ये है, आप लोग क्या करते हो, हेडिंग लिखी, हेडिंग लिखने के फौरन बाद क्या लिखा, थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग दी, और वो थीसिस स्टेटमेंट डाल दी। ठीक है, इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी। इंट्रो में, हाँ इंट्रो में ही लिखना होगा भैया, इंट्रो में ही लिखना होगा। ठीक है, डन। चलो यहां तक बात समझ आ गई। अच्छा, लेंथ ऑफ द इंट्रोडक्शन दैट इज समथिंग एल्स, हम अभी सिर्फ और सिर्फ इस स्टेटमेंट की बात करें। इसके बाद एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। नाउ कम टू द प्रैक्टिस। एक छोटी सी प्रैक्टिस क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग की ये बताओ, देनी है इतना लोग देते हैं, स्टूडेंट्स थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग देते हैं, बट आई विल नेवर प्रेफर
कि आप लोगों को थीसिस स्टेटमेंट स्टार्टिंग में लिखने की जरूरत है, अगर जब नहीं लिखोगे तो हेडिंग की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और जब इंट्रोडक्शन के अंदर लिखते हैं तो उस टाइम कोई थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग कुछ नहीं जरूरत होता। सर वो स्ट्रेटजी वाली बात पूरी टेल मरियम, कौन सी मुझे थोड़ा रिमाइंड करवाओ, स्ट्रेटजी कौन सी वाली बात कर रहा था मैं? सर जो मैक्सिमम मार्क्स गेन करने के लिए आप स्ट्रेटेजी बताने लगे थे कोई, रिलेटेड टू आउटलाइन या अभी नहीं अभी आपने इस क्वेश्चन से पहले वो आंसर कुछ करने लगे थे, खुद ही से अपना कुछ बताने लगे थे। अच्छा, मैं ये बताता कि मैं एग्जामिनर को, मेरी स्ट्रेटजी ये होती थी कि एग्जामिनर को मैं अपने हिसाब से चलाऊं। हिसाब से मुराद ये है कि मैं एग्जामिनर को बताऊं कि भाई मेरे पेपर के अंदर आपने ये वाली लाइन पढ़नी है, अच्छा इस लाइन पढ़ने के बाद आपने ये वाला वर्ड पढ़ो, उस वर्ड पढ़ने के बाद आपने दूसरे पैराग्राफ पर देखो तो ये वाली लाइन पढ़नी है। ये दिस इज कॉल्ड, इन अदर वर्ड्स कहो, डिक्टेशन होती है। वो आप पेपर के अंदर खुद डिक्टेट करते हो कि भाई ये चीज पढ़नी, ये चीज नहीं पढ़नी, ये चीज पढ़नी। वो किस तरह होती है, दैट इज अनदर आर्ट। वो आर्ट किस तरह है, आर्ट मैं आपको कॉमनली बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो, ये डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स भी होता है किस तरह। मैं क्या करता था, फॉर एग्जांपल अब कोई एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखना है इंक्लूसिव गवर्नमेंट सिस्टम या इंक्लूसिव पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब मैंने इंक्लूसिव पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखना है, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस को मैंने उसको दिखाना है कि भाई ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट पढ़ो आप। उसको मैं क्या करूंगा, या तो मैं मार्कर से लिखूंगा या मैं एक और काम करूंगा, उसी के नीचे मार्कर हाईलाइट कर दूंगा, फिर उसको कहूंगा फिर ये पढ़ लिया, अब नीचे वाले आओ, अगली 2 लाइनें छोड़ के या तीसरी लाइन पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगी उसको मैं वो हाईलाइट करवाऊंगा। इस तरीके से कहीं मैं डायग्राम छोटी सी बना दूंगा, कहीं मैं इस तरह की फॉर्मेट रखूंगा कि कॉलम की फॉर्मेट में डाटा दूंगा कि ताकि वो उसकी नजर पूरी की पूरी कॉलम्स पे जाए। सो देयर आर मेनी अदर स्ट्रेटजीज, ताकि एग्जामिनर को ये फील हो कि आपको या उसकी नजर को मैं चला रहा हूं। पहले मैं वो वाला वर्ड दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं उसको पैराग्राफ दिखा रहा हूँ, पैराग्राफ के बाद फिर दोबारा कोई और वर्ड दिखा रहा हूँ, फिर सीक्वेंस वाइज ला रहा हूँ, फिर मैंने कोई ट्रायंगल फॉर्मेट में चीजें दिखा दी हैं। तो आप ये देखो, वो देख रहा है अभी, उसने वहां से समझा ही है, वो सेटिस्फाई हुआ है, उसके फौरन बाद मैंने कोई और चीज दिखा दी। उसको मैंने ये नहीं कहा कि आप भाई ये वाला पैराग्राफ पढ़ो और खुद डिसाइड करो कि क्या आपके नजदीक सही है या क्या समझ आए। मैंने कभी ऐसे नहीं किया, ठीक है। ट्राई टू फोकस डिफरेंटली। नहीं ऐसे में कभी नहीं बात कर, ऐसे गुलबानो ऐसे में तो हेड हम डायग्राम नहीं बनाते और ना ही बनानी है, अवॉइडेड। मैं जनरल मिसाल दे रहा हूँ, मैं बाकी पेपर्स के अंदर मिसाल देता हूँ, लेकिन ऐसे के अंदर हम आउटलाइन के अंदर हम क्या करते हैं, हम कॉलम्स बनाते हैं, हम रोज का इस्तेमाल कर लेते हैं, हम डिफरेंट किस्म की। वो मैं आप लोगों को जब आउटलाइन पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह आई विल गाइड यू कि कितनी किस्म की आउटलाइंस होती हैं और व्हाट आई adopted या what I try to elaborate all of you कि कौन सी टेक्निक्स या कौन सी स्ट्रेटजीज सबसे इफेक्टिव रह जाती हैं। आई विल आल्सो गाइड यू, ठीक है, इंशाल्लाह वो इफेक्टिव रह जाती है। नाउ ऑल दो स्टूडेंट जिन्होंने प्रीवियस मेरे लेक्चर्स लिए हुए वो खामोश रहेंगे, सिर्फ न्यू स्टूडेंट्स बताएंगे कि भाई ये बताओ ग्लोबल वार्मिंग के नुकसान क्या क्या है, जल्दी से बताओ। सबको पता है नुकसान, सबको पता है ना, फायदे बता दो, कोई से 3 फायदे बताओ ग्लोबल वार्मिंग। क्विकली ग्लोबल वार्मिंग के कोई 3 फायदे बता दो। ओह माय गॉड, देख लो अब यहां से देखो, दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी इन थॉट्स, जो कि आप टेम्परेचर मेंटेन इजीली इन कोल्ड एरिया। ओके सर एक तो इसका फायदा ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर हाई हो जाता है और उससे जो आइस होती है, मतलब कि सर इसको हम बेनिफिट वे में भी तो ले सकते हैं ना, कि जिससे ग्लेशियर मतलब के मेल्ट होते हैं तो जो रिवर्स होती हैं वो फ्लो करती हैं। ठीक है, पानी सर ज्यादा वैसे आता इससे है, ओवर फ्लड,
हाँ वही ना, बारिश जी ज्यादा सर। होती है या धूप ज्यादा पड़ती है तो पानी ज्यादा पिघलता है, और जब पानी ज्यादा पिघलता है तो पानी ज्यादा आता है, ये वही बात हो गई ऐसी। यस सर। हाँ सर बिल्कुल। इससे मतलब दो ठीक पॉइंट है। ऑफ व्यू हो सकते हैं ना, कि फ्लड भी आते हैं इसकी वजह से अगर ज्यादा हो जाता है तो, लेकिन अगर हम देखें तो इससे ये भी है, रिवर फ्लो करेंगे तो एग्रीकल्चर में आगे बेनिफिट होगा, ठीक है। वाटर होगा। राइज ऑफ कुछ एरियाज टेम्परेचर। ऐसे होते हैं ना कि कुछ ठीक है। एरियाज ऐसे होते हैं जिसमें टेम्परेचर कम होता आई है तो। गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। आप कहना चाह रही हैं कि नॉर्दर्न एरियाज जो हैं, फॉर एग्जांपल रशिया, फॉर एग्जांपल कनाडा, फॉर एग्जांपल साइबेरिया, जब उधर टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली उनके लिए ब्लेसिंग है, बिकॉज वहाँ टेम्परेचर -35 -40 डिग्री पर रहता था। अब उनका ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ टेम्परेचर हो गया फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो अब वहाँ एक हेल्दी लाइफ सर्वाइव हो रही है। ठीक है, दैट इज वेरी गुड पॉइंट। और earth temperature has been increased, cancer has been spread all over the world। ओ अल्लाह दे बंदे हो, फायदे बताओ, फायदे, नुकसानात नहीं, कैंसर फैला दिया आपने, कैंसर नहीं बताना, फायदे बताओ, कैंसर क्या फायदा है? ओजोन लेयर has been spread on, और देखो ना ये नुकसान है ना, मैं फायदे पूछ रहा हूँ। लो एनर्जी कॉस्ट क्या मतलब है अब्दुर्रहमान? आई एम अनएबल टू गॉट योर पॉइंट। क्विकली बताओ अब्दुर्रहमान। विंटर का कम एंड ड्रॉट्स कम होंगे, ड्रॉट्स कम होंगी। अच्छा, दैट इज अनदर एंगल, वेरी गुड सिद्धा। एडवांटेजेस बहुत कम है सर, नुकसानात बहुत ज्यादा है। ठीक है। इन एग्रीकल्चर important for the growth of plants, इकरा important for the growth of plants कैसे? सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में मैक्सिमाइज होती है। असद सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी तो पहले भी पूरा आपका जो यूनिवर्स है 99.98% जो एनर्जी है वो आप बेसिक सोलर पे करती है, तो वो तो वैसे भी उस टाइम भी ज्यादा थी। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, ग्राउंड वाटर लेवल राइज, ग्राउंड वाटर लेवल राइज होगा। सिद्रा ये लॉजिक गलत है, बाकी लॉजिक्स को देखो। नाउ नाउ कम टू द पॉइंट, चलो अभी हम डिस्कशन पे नहीं आ रहे, कम टू द पॉइंट। कोशिश करो, कोशिश करो आज से, और वो कोशिश ये करो कि आज से डाइवर्सिफाइड थॉट्स पर वर्क करना स्टार्ट करो। कैसे? घर में बैठकर, ऑफिस में बैठकर, हॉस्टल में बैठकर अपने आप से डिफरेंट क्वेश्चंस किया करो। डिफरेंट क्वेश्चन से मुराद ये है, पूछा करो कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम खाना खा रहे हैं तो इसके फायदे क्या क्या हैं, उसके नुकसान क्या क्या हैं। अच्छा, खाने के साथ साथ हमारे साथ अगर हम किसी के साथ कन्वर्सेट करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स मुझे होंगे और उसके क्या बेनिफिट दूसरे को होंगे, सोचा करो। फिर तीसरा देखा करो कि जनाब अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात चाइना के साथ हैं तो चाइना को क्या फायदे हो रहे हैं, पाकिस्तान को क्या फायदे हो रहे हैं। अच्छा, इन दोनों के रिलेशन में अमेरिका को क्या फायदे हो रहे हैं, फायदे मैं फिर बता, फायदे हो रहे हैं। इसी तरह नुकसान भी सोचा करो। जितनी कोशिश किया करो ना, अपने आप से क्वेश्चन किया करो, खुद खामोशी में बैठकर अपने माइंड को ना डाइवर्सिफाइड आइडियाज से फिल करने की कोशिश करो, ताकि अपने आप आपके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है ना वो क्लियर हो सके। अपने आप से जब क्वेश्चन करोगे ना, याद रखिएगा ऑटोमेटिकली आप लोगों के आइडियाज बिल्टअप होना स्टार्ट होंगे। और जब ये क्रिटिकल थिंकिंग एकदम का, एक दिन का या एक सेकंड का काम नहीं है, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स मंथ्स, इट टेक्स इवन years एज वेल। और उस टाइम जाकर आप लोगों की इफेक्टिव क्रिटिकल थिंकिंग बिल्टअप होती है। तो उसके लिए ऑल ऑफ यू शुड वर्क ऑन इट अकॉर्डिंगली। और अकॉर्डिंगली वर्क में क्या करना चाहिए, आप लोगों को रिक्वायर्ड है क्रिटिकल एनालिसिस स्किल्स को बिल्डअप करने के लिए। और हम अभी उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे कि कैसे आप लोगों ने बिल्ड करनी है। आई विल आल्सो गाइड यू कि हाउ यू कैन बिल्ड ऑन दीज थिंग्स, ताकि हम उसमें डिस्कशन में भी आएंगे। जब हम डिस्कशन पे आएंगे, फॉर एग्जांपल हमने जो टॉपिक डिसाइड किए हैं, फॉर एग्जांपल क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, फिर आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि भाई क्या पॉलिटिकल पर्सन जो हैं वो बिजनेसमैन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए,
हमारे मुल्क का गवर्नेंस सिस्टम क्या है, कैसे इम्प्रूव होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हम, मुल्क इंडिया को देखो कहाँ जा रहा है, पाकिस्तान को देखो। इस किस्म के फंडामेंटल क्वेश्चन को सोचना स्टार्ट करोगे ना, देन यू विल बी एबल टू एनालाइज इनटू डाइवर्सिफाइड एंगल्स। और जब ये चीज बिल्टअप होगी तो उस टाइम जाकर आप लोग बेहतर तरीके से लिख सकोगे और इफेक्टिव राइटिंग जनरेट कर सकोगे। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट। द पॉइंट इज दैट कि why critical thinking is the most important thing in CSS and in many other papers as well. The point is very simple. देखो, आप बने बैठे हो फॉर एग्जांपल असिस्टेंट कमिश्नर, आप बने बैठे हो किसी एरिया के डिप्टी कमिश्नर, या आप बने बैठे हो किसी एरिया के एसपी। मुझे एक बात बताएं, आपके सामने अचानक बहुत सारे ग्रुप में या एक बड़े ग्रुप में मॉब की सूरत में लोग सारे इकट्ठे होकर आ जाते हैं और आकर आपके ऑफिस पर या किसी और ऑफिस पर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे आप खुद बताओ, क्या आप उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए पहले किताबें खोलोगे या अपने आप दिमाग से आइडियाज सोचोगे कि इनके साथ क्या करना है? कुछ लोग जंगली हैं, कुछ लोग अनपढ़ हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, सारे उठ के आ गए, तो किस तरह हैंडल करें? कि आप किसी किताबों से ढूंढोगे, नेट से देखोगे, ये क्या करोगे? अपने दिमाग को इस्तेमाल करोगे ना। और वो इफेक्टिव फैसले कर पाएगा वही बंदा कर पाएगा ना जिसके अंदर क्रिटिकल डिफरेंट एंगल से सोचने की सलाहियत होगी और वो डिफरेंट एंगल से सोचकर उस मसले को हल करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसी वजह से क्रिटिकल थिंकिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स में से एक स्किल है, जिसकी इम्पोर्टेंस ना सिर्फ इस पेपर तक है बल्कि आपकी इंटरव्यू, आपकी डेली लाइफ में भी बहुत इफेक्टिव रहेगी। देयरफॉर वर्क ऑन इट ऑन द डेली बेसिस, ताकि इसको इम्प्रूव करो। जितनी इम्प्रूवमेंट होगी उतनी आपकी लाइफ ईज होगी, और जितनी लाइफ ईज होगी उतना आप प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, क्विकली पूछो और फिर एंड करें क्लास आज की। समझ भी आई है कुछ? हाँ हाँ, सॉरी सर, हसनैन बात कर रहा हूँ। बेसिकली ये जो आज हमारा लेक्चर हुआ, ये जो मैंने इसको कंक्लूड करता हूँ ये कि आपने एक ओवरव्यू दिया है कि सीएसएस का जो एसे है वो कैसा है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी एसे है वो कैसा होगा। बिल्कुल। उससे पहले जैसा कि एक दो दोस्तों ने इसके मुतालिक की बात की कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इट्स मेजर पॉइंट्स हैं कि हालांकि हम मास्टर भी कर लें या क्या कहते हैं बीएससी वगैरह कुछ भी एजुकेशन कर लें, मगर हमारी ग्रामर की कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो मेजरली सामने नजर आ रही होती है, वो दूसरे को आती है मगर हमें नहीं आती। वही वाली चीजों को हमने पॉइंट आउट करके थोड़ा सा ग्रामर के ऊपर वर्क करना है सर, वो हमें थोड़ा सा बता दें। इसके लिए जैसा कि आपने कहा अलग सेशन स्टार्ट करना है, इसी में इंक्लूड करना है, वो आप बता दें सर थोड़ा सा काइंडली। बेसिकली मैंने जो टारगेट सेट किया हुआ है, आई जस्ट वांट टू इलैबोरेट यू। मेरा टारगेट है आप लोगों को 15 क्लासेस दूंगा, और उसमें क्या क्या मैंने टारगेट सेट किया हुआ है। नंबर 1, आप लोगों को एसे का स्ट्रक्चर मैंने क्लियर करवाना था। दूसरा मैंने टारगेट सेट किया हुआ है आप लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग पर, वो मैंने अप टू 5 to 6 लेक्चर्स या इससे भी शायद ज्यादा हो जाएंगे, वो लेक्चर्स रखे थे ताकि हम डिफरेंट टॉपिक्स पर इफेक्टिव डिबेट करें। और जब हम डिबेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस टाइम आर्गुमेंट्स बिल्ड होते हैं, और वो जो आर्गुमेंट्स होते हैं ना, एक दफा आर्गुमेंट बिल्ड होने की देर है वो आपकी लाइफ टाइम आपका हिस्सा बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम आपके साथ डिबेट करें कि भाई पाकिस्तान में सूबों की जरूरत है या नहीं है, अब इसके ऊपर जब डिबेट होगी ना तो आपके माइंड में डिफरेंट आइडियाज बिल्डअप होंगे। फिर वो जो आइडियाज पर एनालिसिस होगा, एनालिसिस इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अपनी बातें नहीं करनी कि भाई बनने चाहिए बस खाली बात नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ दूसरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इस वर्ल्ड के अंदर क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है, किस तरह हो रही है। फॉर एग्जांपल, अमेरिका को देखो, अमेरिका के कितने प्रोविंसेस हैं। फॉर एग्जांपल, चाइना को देखो, चाइना की क्यों प्रोग्रेस ज्यादा हो रही है। फॉर एग्जांपल, तुर्की को उठा लो, तुर्की के कितने प्रोविंसेस हैं, 83 नंबर ऑफ प्रोविंस है या 80 प्रोविंसेस हैं, 923 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। वो 85 मिलियन की पॉपुलेशन के साथ क्यों इतना प्रोग्रेस कर रहा है, ये इतने ज्यादा प्रोविंसेस क्यों बना रहा है। पाकिस्तान जैसा कंट्री जो 4 प्रोविंसेस 1947 में बना था, आज भी 4 प्रोविंसेस पे खड़ा है, तो हमारी प्रोग्रेस में क्यों रुकावटें आ रही हैं। दीज आर द फैक्ट्स, जो हमने फैक्ट्स के जरिए बात को प्रूव करना है, उसके ऊपर मैंने फोकस किया हुआ है। हाँ, अलबत्ता आप लोग समझते हो कि ग्रामर की रिक्वायरमेंट है तो मुझे आप लोग बताएंगे,
अगर जरूरत हुई तो हम सेपरेट 5 to 10 क्लासेस का रख लेंगे, ताकि क्विकली एक दफा पूरा ओवरव्यू गो थ्रू हो जाए इफेक्टिव। तो कहेंगे तो आप लोग वो सेपरेट रखना पड़ेगा अगर आप लोग समझते हो, नहीं तो मैं इसी के अंदर अप टू 2 to 3 क्लासेस कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप लोग जैसे इजी समझें, तो मुझे अपडेट करना होगा। सर मेन चीज ये है कि हम यानी कि कोई भी आइडियाज वगैरह हैं वो हमारे माइंड के अंदर हैं, हम इजीली एक दूसरे को बता सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। ठीक मगर है। जब हमने एग्जाम्स में बैठना है, एग्जाम्स में बैठ के मेन चीज है कि हमने ब्लैक एंड व्हाइट के उसको आइडिया को कैसे करना है। उसमें मेन चीज यही होती है हमारी राइटिंग स्किल्स, और राइटिंग स्किल्स से जो मेजर चीज है वो मुझे ग्रामेटिकली लग रही है मेरे नजदीक। आप ठीक इसको है, ज्यादा एलेबोरेट कर सकते हैं सर। देखिए ग्रामर के ऊपर कमांड तो ये समझें, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ना, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। ठीक है। और जो जो समझते हैं कि उनकी स्ट्रांग है ग्रामर, दे शुड फोकस ऑन अदर थिंग्स एज वेल। और जो समझते हैं कि उनकी ग्रामर के ऊपर अभी रिक्वायर्ड है टाइम, या इनको रिक्वायर्ड है कि आप लोगों को इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, देन ऑलवेज फोकस ऑन इट। उसके लिए हम फिर सेपरेट एक स्मॉल सेशन कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है। और जो रही बात उसकी, हाँ हाँ, मैंने एक और चीज भी की हुई है, मैंने वही कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की इन्हीं इसी सेशन के अंदर ही आई विल टेक स्मॉल टेस्ट एज वेल, जो कि इंट्रोडक्शन पढ़ाने, सॉरी आउटलाइन पढ़ाने के बाद एक स्मॉल टेस्ट होगा प्रॉपर आउटलाइन का, उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन के बाद टेस्ट होगा, और फिर जब पैराग्राफ पढ़ाऊंगा पैराग्राफ के बाद आई विल टेक अ स्मॉल टेस्ट ऑफ इट। और उसमें मुझे एक चीज क्लियर होती जाएगी कि आप लोगों की ग्रामर कितनी मिस्टेक है और किस किस की ग्रामर के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। फिर हम जाकर एक लास्ट में हो सका तो एक पूरा एसए का भी टेस्ट ले लूंगा। वो ये तीनों चीजें इसी पैकेज में ही इंक्लूड होंगी। और ये पैकेज स्मॉल रखने का पर्पज ही ये है ताकि उन लोगों को फायदा हो सके या उन स्टूडेंट्स को फायदा हो सके जो कि डिप्राइव्ड एरिया से बिलोंग करते हैं पाकिस्तान के, और दे आर अनएबल टू पे द फी, हाई फीसेस जो कि जैसे अकेडमीज में हो रही हैं, जो कि मैं ऑलरेडी लेता हूँ। ठीक है। डिफरेंट किस्म की लेक्चर इन अभी अब्दुलरहमान लेक्चर्स जो हैं वो डिपेंड्स ऑन द शेड्यूल, बट आई विल ट्राई टू टेक अप टू 5 लेक्चर्स इन अ वीक एज वेल। ठीक है। और मेरा टारगेट होगा कि आप लोगों को विद इन अ मंथ एटलीस्ट स्ट्रक्चर और क्रिटिकल थिंकिंग की चीज़ों से क्लियर कर दिया जाए। और अगर हमने ग्रामर का रखा तो उसके लिए मैं टाइम शेड्यूल चेंज करूंगा, बट ये जो टाइम होगा ये फिक्स होगा, ये 9 PM वाला टाइम फिक्स होगा सिर्फ एसए के लिए ही। डन। अच्छा, does not seem similar to the thesis like the MPhil thesis or PhD that is based on the facts and figures and talking about literature because रफिया, मुझे पीएचडी के आइडिया नहीं है कि पीएचडी में आप लोग थीसिस स्टेटमेंट क्या कैसे देते हो, ये क्या है, या मुझे कोई दिखाएंगे तो फिर मैं अच्छे तरीके से इफेक्टिवली आप लोगों को वो इलेबरेट कर पाऊंगा। देयर मस्ट बी अ लेक्चर ऑन ग्रामर। देखो ज़किया, मैं लेक्चर रख रहा हूँ, मैं अप टू 2 या 3 लेक्चर्स आप लोगों की ग्रामर पर ही रखूंगा, वो भी इसी सेशन के अंदर इंक्लूड हो। ठीक है। हाँ, अलबत्ता इससे ज्यादा रिक्वायर्ड हुए फिर हमें सेपरेट करने पड़ेंगे, फिर हमें सेपरेट प्रॉपर्ली स्मॉल सेशन करना पड़ेगा। तो ऐसे के लिए आउटस्टैंडिंग वोकैबुलरी होनी चाहिए। तहरीम, एक बात माइंड में बिठा लो, कि आप सब लोग माइंड में बिठा लो, आउटस्टैंडिंग कोई वोकैबुलरी की जरूरत नहीं। इतना सिंपल लिखो। मेरा एक असूल है, वो ये है, मेरा क्या असूल है, मेरे साथ के जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, जो जो मेरे सीनियर भी थे, सिंपल इतना लिखो कि अगर आपका पेपर 5वीं या 8वीं क्लास का उठा के बच्चा पढ़े तो उसको समझ आनी चाहिए। ठीक है। और समझ, देखो सिंपल, मेरा फोकस है सिंपल इंग्लिश हो, आइडियाज आर इनरिच्ड, इफेक्टिव आइडियाज होने चाहिए। सिंपल इंग्लिश में लिखा हो, आपके आइडियाज इफेक्टिव होंगे, उस वो पढ़ता जाएगा, आपके आइडिया से इंप्रेस होगा, वो आपको नंबर देगा। टफ इंग्लिश लिखो, आइडियाज फारिग हो, पैथेटिक हो, आपको वो नंबर नहीं देगा। एक टफ इंग्लिश में वो फंसेगा, वो भी डिस्टर्ब होगा, आपको भी डिस्टर्ब करेगा। ठीक है। सो आई विल नेवर रिकमेंड ग्रामर रिलेटेड टू लेक्चर, जरूर रखिए। मैं ठीक है, आई गॉट इट योर पॉइंट। ठीक है सर, बीपीएससी इज गोइंग टू कंडक्ट एग्जाम ऑफ एसीएन, सो kindly focus on short essay पे हबीब,
मुझे आप लोगों ने ना ग्रुप में मुझे अपडेट करना है कि कितने स्टूडेंट हैं जो कि बीपीएससी के और फिर हम एक शॉर्ट ऐसे उनके साथ रखें, पक्का, ये मेरा वादा है, ठीक है। बट पहले, उससे पहले आप लोगों को आउटलाइन, इंट्रोडक्शन या आउटलाइन स्ट्रक्चर, उसके बाद इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, ये पता चल जाएगा, फिर हम रख लेंगे, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। डन? थैंक यू सर, जज़ाकुमुल्लाह खैरा सर। थैंक यू सो मच। अल्लाह